आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 है भाई। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ जुलाई 2023। ओके, तो हमने पार्ट 1 में 1 से 70 तक क्वेश्चंस की बात कर ली। यहाँ पे हम 70 से 140 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोरल ब्लीचिंग ऑकर व्हेन कोरल लूज देयर वाइब्रेंट कलर एंड टर्न वाइट ड्यू टू इंक्रीज वाटर टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है यार। कोरल ब्लीचिंग कब होता है? जब वो अपने जो कलर छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर। ओके, और वाइब्रेंट क्या क्यों चाहता है? बिकॉज ऑफ द जूजेंथली जो इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो चले जाते हैं यहाँ से। कोरल्स इज डिपेंडेंट ऑन जूजेंथली फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। बिल्कुल सही है यार, है ना। कोरल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं जूजेंथली के ऊपर बिकॉज दे आर, कोरल्स आर नथिंग बट पॉलिप, है ना। ये एनिमल्स होते हैं, कोरल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। एंड जूजेंथली क्या है? प्लांट है। तो प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस खाना बनाएगा और ये इसको दे देगा। और ये क्या कर रहा है? एनिमल इसको रहने के लिए जगह दे रहा है। एक तरह से म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ये। कोरल रीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजाइल हैबिटेट। बिल्कुल सही है। कोरल रीफ क्या होते हैं भाई? फ्रेजाइल हैबिटेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वल्नरेबल स्पीसीज होते हैं। इनकट हमसे पूछा गया भाई, इनकट कोई सा भी नहीं है बिकॉज सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लस्टर बॉम्ब इज करेक्ट। हमको बात करनी है क्लस्टर बॉम्ब की, जो कि यूज़ किया गया था भाई किसके द्वारा? रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर, है ना। सो करेक्ट बताना है। क्लस्टर बॉम्ब के लिए हमको करेक्ट बताना है भाई, दे आर प्रीसियस गाइडेड म्यूनिशन, है ना। दे आर प्रीसियस गाइडेड म्यूनिशन यूज्ड फॉर टारगेटेड स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री फैसिलिटी। Cluster bombs are designed to disperse multiple explosive submunition over a wide area. Okay, and cluster bombs are widely recognized as a safe and humane weapon with minimal impact on civilian population. बिल्कुल सही है ना ये। And they primarily used for humanitarian purpose such as delivering aid and supplies to disaster stricken area। गलत बात है। Clustered bomb are what? These are designed for disperse multiple explosive submunition over a wide area। एक एरिया के अंदर बहुत सारे म्यूनेशन फटाके मतलब बॉम्ब फूटते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जिससे क्या होता है, बहुत लंबे समय तक क्या करता है ये अपना इफेक्ट छोड़ जाता है ना। ये ऑल्सो मिनिमल इम्पैक्ट टू द सिविलियन पॉपुलेशन। बोला गलत बात है भाई, सिविलियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये क्लस्टर बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हुकलॉक गिबन। हमको बात किसी करनी है हुकलॉक गिबन की, और ऐसे स्पीसीज जो कि न्यूज़ में रहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है भाई। यूपीएससी ने प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, इसलिए हमको ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। और ये न्यूज़ में रहने से चीज़ें दिमाग में नहीं आती भाई, न्यूज़पेपर में आने से जब क्वेश्चन बनाओ तभी दिमाग में अटकता है ये। सो हुकलॉक गिबन क्या है? हुकलॉक गिबन आर प्राइमरली फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, है ना। कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है? नो, ये इंडिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है भाई। हुकलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ द एप स्पीसीज, है ना। ये स्मॉलेस्ट ऑफ द एप स्पीसीज तो नहीं है, हाँ छोटे होते हैं लेकिन सबसे छोटे नहीं हैं भाई। एंड दे आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव वाइट फर, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाइट होते हैं यार, एंड ये वाइट नहीं होते हैं। मेल्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं एंड फीमेल्स जो होते हैं वो ग्रे होते हैं। मेल्स आर ब्लैक एंड फीमेल्स आर ग्रे। सो तीनों इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है नन। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20 इनिशिएटिव टू रेज MNC टैक्स इज करेक्ट। जो G20 ने हमारे पास इनिशिएटिव लिया है जिससे वो MNC टैक्स को बढ़ाना चाहता है ना। वो मतलब मिनिमम ग्लोबल मिनिमम टैक्स को जो बढ़ाना चाह रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो टैक्स बढ़ाना चाह रहा है ना, वो करेक्ट हमसे पूछा उसके बारे में। ओके, तो G20 प्लान टू लोअर MNC टैक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नहीं, लो करने की बात नहीं करता है भाई, है ना। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को ये बढ़ाने की बात करता है, मतलब वर्किंग बिल्कुल से ये लोअर करने की तो बात कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? इसका एम क्या है?
G20 इज़ वर्किंग ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। बिल्कुल सही, जो टैक्स इवेजन वो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, G20 इनिशिएटिव ले रहा है टू रेज MNC टैक्स। पहले बात तो लोअर करने की बात नहीं कर रहा, बढ़ाना चाह रहा है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए टैक्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन कर रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज़ करेक्ट। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज एक हमारे पास एक्सरसाइज हुआ था भाई, उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है ना, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई, किसके किसके बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में हर साल होता है। ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, एक ग्लोबल है एक नेशनल है, तो यहाँ पे हमको नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करनी है। इट मेजर पॉवर्टी बाय कंसिडरिंग मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ डेप्रीवेशन सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही है भाई। एंड इट इज़ एन इंडेक्स डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू असेस पॉवर्टी एट नेशनल लेवल। नो, इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा भाई, है ना, इसको डेवलप किया गया है बाय नीति आयोग and not by United Nations Development Program, and it is calculated solely based on monetary terms. No, monetary terms के ऊपर बेस नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो ना मल्टी डायमेंशनल लिखा हुआ है, बहुत सारे डायमेंशंस पे ये कंसिडर करता है। ठीक है, करेक्ट हमसे नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट दो ही हैं, आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड द रो अपूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स इज़ करेक्ट। हमको पूछा क्या गया है भाई, हमको पूछा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताना है एंड रो ओपूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड रो ओपूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया है, करेक्ट है ना। सो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, इसका इस्तेमाल किया गया जाता है भाई, करेक्ट बताना है ना। डिस्टेंट ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसे इस्तेमाल किया जाता है ना, टू रिवील द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल। जितना पहले आए हुए हैं, है ना, यूनिवर्स में जो बने हैं ब्लैक होल जो फॉर्म हुए हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना बहुत दूर होते हैं, उनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका इस्तेमाल करता है, इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करता है ये। ओके, और अपूची स्पेस एंड अपूची रो अपूची क्लाउड कॉम्प्लेक्स भी इसी पे बेस्ड है भाई, है ना। इट रिवील द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, हमको बात किसी करनी है, एंडोमेट्रियोसिस की बात करनी है। एंड इट कैन बी क्योर्ड विथ अर्ली डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही है भाई, ऐसा बोलते हैं, है ना, बट गलत है। एंडोमेट्रियोसिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, एंड इसका कोई क्योर भी नहीं है एंडोमेट्रियोसिस का, है ना। एंड इट अफेक्ट एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम का यहाँ पे एक प्रकार से ग्रोथ होता है। एंड इट अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन एंड गर्ल ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्टेटमेंट नंबर 78 का स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन एंड गर्ल्स ग्लोबली। बिल्कुल सही है यार। एंड इट कैन कॉज सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बाउल मूवमेंट, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द सबमरीन इज करेक्ट। हमको बात करनी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी की, जो कि यूज़ किया जाता है सबमरीन के अंदर, उसके बारे में हमको पूछा गया है, करेक्ट। AIP टेक्नोलॉजी अलाउज सबमरीन टू रिचार्ज देयर बैटरीज वाइल रिमेनिंग अंडर वाटर, इम्प्रूविंग एंड्योरेंस एंड स्टील्थ। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी पहले क्या होता है, हमको हवा की ज़रूरत पड़ती थी भाई सबमरीन्स के अंदर, तो उनके सरफेस में आना पड़ता था। ठीक है, तो उससे पकड़ने के चांसेस आ जाते थे। तो लेकिन जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है
वो उनको मदद करता है कि रिमेन अंडर वाटर ही रहेंगे और उनका एंड्योरेंस एंड स्टेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे। ओके, एंड AIP टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय फॉरेन कंट्रीज एंड नॉट इंडिजिनसली। क्या AIP टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डेवलप नहीं किया गया है बोल रहा है भाई? नो, इसको इंडिजिनसली DRDO ने डेवलप किया है यार, है ना। एंड इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ कन्वेंशनल सबमरीन्स, कि ये इनकी स्पीड को बढ़ाता है, ऐसा कोई बात नहीं है यार, है ना। इट इज़ ओनली अवेलेबल टू स्पेस क्राफ्ट कैरियर एंड नॉट टू कन्वेंशनल सबमरीन्स। नो, कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए भी है ये। एंड मेकिंग देम फास्टर देन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, यानी ये AIP टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा फास्टर बना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियर पावर तो अपना पावर होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। NACOD की बात करनी है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की, NACOD की। NACOD इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी डेडिकेटेड टू कॉम्बैटिंग नारकोटिक्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, यानी कि स्पेशलाइज एजेंसी है NACOD, जो क्या करती है, जो नारकोटिक एंड ड्रग ट्रैफिकिंग होता है इंडिया के अंदर उसको रोकती है। एंड इट वॉज एस्टेब्लाइज टू इंश्योर और इट वॉज एस्टेब्लाइज टू एनहांस कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन एंटी नारकोटिक ऑपरेशन। बहुत बिल्कुल सही है, जो वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उसके बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। एंड NACOD ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ बिल्कुल सही है, जो नारकोटिक कोऑर्डिनेशन सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, ये भी सही है। इनका कोई सा भी नहीं है भाई, सारे के सारे यहाँ पे सही हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DPT इम्यूनाइजेशन, है ना। DPT इम्यूनाइजेशन की बात करनी है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस की इम्यूनाइजेशन की बात करनी है ना। इसके में पहले बात तो ये बात कर ले कि भाई इसके अंदर कितना डोजेस होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 5 डोजेस होते हैं DPT में, ठीक है। तो उसको कब कब दिया जाता है भाई? 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 18 महीने में, एंड 6 से लेके 8 साल तक, है ना। एंड ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं पड़ता है ना। बूस्टर इज़ रिकमेंडेड बिकॉज इसका प्रोटेक्शन समय के साथ कम होता है। DPT वैक्सीन इज अ कॉम्बिनेशन वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज लाइक डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 6 ईयर। क्या 6 ईयर से बड़े चिल्ड्रन में इसको रिकमेंड किया जाता है भाई? 6 ईयर से बड़े चिल्ड्रन में इसको रिकमेंड किया जाता है क्या? नो, है ना। 6 साल से ऊपर बच्चे में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता भाई। एंड DPT वैक्सीनेशन इज गिवन इन सिंगल डोज, नो 5 डोज में देते हैं इसको। एंड प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, नहीं भाई, समय के साथ इसका इम्यूनिटी कम होते जाता है। तो इन कट हमसे पूछा है तो 2 इन कट है, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुद्रगिरी हिलॉक इन आंध्र प्रदेश इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? रुद्रगिरी हिलॉक की बात करनी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, करेक्ट। तो रुद्रगिरी हिलॉक क्या है भाई? एक नेचुरली फॉर्म्ड रॉक शेल्टर है ये, है ना, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं मीजोलिथिक पीरियड से। ओके, तो यहाँ पे 5 नेचुरली रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं, 5 गुफा हैं भाई, जहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिल रहे हैं मीजोलिथिक एरा के, है ना। और उस समय को हमको उस समय के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये रुद्रगिरी हिलॉक, ठीक है। न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर से भी आ सकता है, एज वेल एज ये एंशिएंट से भी आ सकता है। तो लोग बोलेंगे यार ये तो एंशिएंट में पढ़ाया नहीं भाई, आपको करंट अफेयर को एंशिएंट से जोड़ना पड़ेगा था, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 83 है, विथ रेफरेंस टू GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, नॉट GMO, JMM, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में बात करनी है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, हैज़ द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पोलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही है। इससे पहले जो हमारे पास मस्टर्ड थे वो उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं कर पाता था वो। लेकिन ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है वो क्रॉस पोलिनेशन कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है। एंड GM मस्टर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नो, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बनाया है भाई। सो इनकट हमसे पूछा, इनकट रहेगा B2 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बात करनी है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रिसोर्सेज की बात करनी है।
DR कॉन्गो इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स इंक्लूडिंग कॉपर, डायमंड एंड गोल्ड। क्या यहाँ पे डायमंड, कॉपर एंड गोल्ड बहुत ज़्यादा है भाई? बिल्कुल सही है। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, अ क्रूशियल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। बिल्कुल सही बात है। एंड द माइनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन DR कॉन्गो हैज़ सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड द पीपल एंड कंट्रीब्यूटेड टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गलत बात है भाई, है ना। यहाँ पे माइनिंग तो हुआ, लेकिन यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट का चैलेंज रहा, गवर्नमेंट इश्यूज रहा, जिससे हमारे पास जो वेल्थ है वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। नेटिव का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है यहाँ पे, है ना। लोकल कम्युनिटीज़ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा भाई, बाकी सब लोग जो थे दुनिया में उन्होंने प्रॉफिट लिया, इनको एक्सप्लॉइट किया गया। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली वन इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वंदे भारत ट्रेन। न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा गया है, वंदे भारत ट्रेन की बात करनी है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन। क्या इंडिया का पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये? बिल्कुल सही है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये। एंड द ट्रेन इज़ डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई इंडियन रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, इंडियन रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इन चेन्नई के द्वारा इसको बनाया गया वंदे भारत ट्रेन को। एंड वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट करता है भाई? हैं, दिल्ली से चेन्नई तक ऑपरेट करता है क्या वंदे भारत? नो, दिल्ली चेन्नई रूट में ऑपरेट नहीं करता भाई ये। तो ये ट्रेन जो है वो लंबे रूट पे नहीं चलता, छोटा रूट पे चलता है। दिल्ली से चेन्नई तक तो नहीं चलता भाई। दिल्ली से हमारे पास ये छोटा चलता है, जैसे कि मुंबई से गांधीनगर हो गया, बिलासपुर से नागपुर हो गया, तो लंबे डिस्टेंस पे चलता नहीं है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जगह ओनली 2, 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डज नॉट वायलेट द राइट टू लिव विद डिग्निटी। इनमें से कौन सा सिचुएशन वायलेट नहीं करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी को? एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट बेस्ड ऑन जेंडर। एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, इसको ये वायलेट नहीं करता है। राइट टू लिव नहीं भाई, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर हरासमेंट हो रहा है जेंडर के बेसिस में, तो दैट इट इज़ वायलेटिंग द राइट टू लिव विद डिग्निटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे कौन नहीं करता ये पूछा गया है। इनएबिलिटी टू एक्सेस अफोर्डेबल हेल्थ केयर, यस इट इज ऑल्सो वायलेटिंग राइट टू लिव विद डिग्निटी। ओके, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर हमारे पास सी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेयर वेजेस। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है या फिर फेयर वेजेस मिल रहे हैं, तो ये वायलेट नहीं कर रहा है भाई राइट टू लिव विद डिग्निटी को। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, अगर वो लैक ऑफ पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो हाँ वो वायलेट कर रहा है इस सब चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेजर टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हमको पूछा गया है टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इसमें। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, बिहार। कहाँ कहाँ टोमेटो प्रोड्यूस किया जाता है भाई? आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक के अंदर प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। गुजरात के अंदर प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। बिहार के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों स्टेट्स जो हैं यहाँ पे वो टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेक इन इंडिया इज करेक्ट। हमको पूछा क्या गया है भाई? हमको पूछा गया है मेक इन इंडिया के बारे में बताना है, करेक्ट क्या है इनमें से। मेक इन इंडिया इज अ गवर्नमेंट स्कीम टू एनकरेज आउटसोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू अदर कंट्रीज। नो, मेक इन इंडिया फोकसेस सोलली ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नो, मेनली ओनली, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। मेक इन इंडिया इज इनिशिएटिव टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड बूस्ट जॉब क्रिएशन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई, हम जॉब क्रिएशन को बूस्ट करना चाह रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंदर हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इज एन अरेंजमेंट अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये ब्लैक सी इनिशिएटिव जो है वो किसके किसके बीच में एक इनिशिएटिव है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है वो रशिया, यूक्रेन एंड टर्की एंड यूनाइटेड नेशन ने आपस में क्या किया, एक इनिशिएटिव को हमारे पास लिया है, जिससे हमारे पास जो एक्सपोर्ट हो रहा था, बिकॉज यूक्रेन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है ग्रेन का, खासकर वीट का, तो वो रुक गया था भाई ब्लैक सी के अंदर। तो ये चारों देशों ने मिल के यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है भाई, दुनिया को भी दिक्कत ना हो बोल के। इंडिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हमको बात किसकी करनी है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की।
इट रैंक्स पासपोर्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज देयर होल्डर कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीज़ा। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, वो कंट्रीज़ को रैंक करता है क्या? कंट्रीज़ को रैंक करता है क्या? बिल्कुल सही है। एंड 2023 इंडिया रैंकिंग ऑन द पासपोर्ट इंडेक्स डिक्लाइन टू 80th प्लेस। नो, 80th प्लेस से हमारा इंडिया के अंदर डिक्लाइन नहीं हुआ, इंडिया के अंदर ये क्लाइम किया है भाई 80th प्लेस तक। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स सिंगापुर इज़ करेंटली द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, सिंगापुर का जो पासपोर्ट है सबसे मोस्ट पावरफुल है। मतलब वो वहाँ का जो पासपोर्ट वाला है वो 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन, मतलब 192 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है बिना कोई वीज़ा के, है ना। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT की बात करनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करनी है। इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। DGFT जो है वो एक अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है ना। DGFT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। एंड DGFT इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। बिल्कुल सही है। DGFT क्या करता है? फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस को देखता है, पॉलिसीज़ को देखता है यार। एंड DGFT इशू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। बिल्कुल सही है। IEC देता है। IEC मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कौन देता है? हमारे पास डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस एंगेज इन फॉरेन ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा B। 92 है, मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन। हमको क्या करना है? नेशनल पार्क को उनके लोकेशन के साथ जोड़ना है। बांदीपुर सबको पता होना चाहिए भाई, बांदीपुर कर्नाटका में है। बांदीपुर कहाँ पे है यार? बांदीपुर कर्नाटका में है, सबको पता होना चाहिए। रणथंबोर कहाँ पे है? रणथंबोर राजस्थान में, सबको पता होना चाहिए, है ना। कुनोप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, सबको पता होना चाहिए। एंड कायबो लेमजा मणिपुर के अंदर, सबको पता होना चाहिए। और कायबो लेमजा में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? लोकटक लेक है भाई, है ना। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 का C, 2 का B, 1 का C, 2 का B, 3 का A, 4 का D, 1C, 2B, 3A, 4D। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 92 का आंसर हो जाएगा D। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कर्च स्ट्रीट। कर्च स्ट्रीट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए हमसे पूछा गया कर्च स्ट्रीट के बारे में बताना है। करेक्ट, कर्च स्ट्रीट कहाँ पे है भाई? है ना, कर्च स्ट्रीट कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये कर्च स्ट्रीट जो है वो ब्लैक सी, है ना, एंड सी ऑफ अजूब को अलग अलग करता है, ठीक है ना। एंड सेपरेट रशिया तमान पेनिनसुला फ्रॉम कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया। जो कर्च स्ट्रीट है, सपोज करो ये ब्लैक सी हो गया, है ना, यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे क्रीमिया हो गया, एंड यहाँ पे क्रीमिया है, यहाँ पे सी ऑफ एजोब है, और इसको बोलते हैं कर्च स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कर्च स्ट्रीट, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो कर्च पेनिनसुला है क्रीमिया के अंदर, उसको सी ऑफ एजोब से अलग करता है ये, ओके। इसको डायग्राम में देखते हैं, कर्च स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ब्लैक सी है भाई, ब्लैक सी, ये हमारे पास सी ऑफ एजोब है, ये बीच में ये कर्च स्ट्रीट है, ये वाला, ये क्या है भाई हमारे पास? ये है कर्च स्ट्रीट, ओके। तो ये हमसे पूछा गया है, ओके। तो ये हमारे पास कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया और रशिया के बीच में है ये, है ना, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोब के बीच में। सो आंसर हो जाएगा ए। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द रिलेटिवली ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिसर्च in many countries is because of the sustained government support to universities and research institution। बिल्कुल सही है भाई, है ना। जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च का, वो बिकॉज जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उसका कारण है ये, है ना।
and this support has encouraged individuals to build companies and institutions that saw value in investing in research and development। तो जैसे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, है ना। तो एक फिर मैं तरीका क्या है, एंड लगा के देखो और लगा के देखो, बिकॉज लगा के देखो, ये कनेक्ट लग रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं जैसे लग रहा है, तो मतलब दोनों को एक ही पैसे से उठाया गया है और ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं जैसे लग रहा है। सो सेकंड की वजह से भी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट में अदा होगा। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट एंड 2 इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। हमको बात करनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर्स। ठीक है, इसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं क्या, हैं? इसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर? गलत बात है भाई। कंपटीशन कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं प्लस 6 मेंबर्स होते हैं। ओके, NCCI एम्स टू रेगुलेट द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है। नो एक एंटी करप्शन, मतलब ये एक प्रकार से हमारे पास क्या करता है ना, ये हमारे पास जो एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस होते हैं उसको ये देखता है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड प्रोवाइड ओपिनियन इन कंपटीशन, इट प्रोवाइड्स ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशूज रिफर्ड बाय स्टेटरी अथॉरिटी एंड कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। बिल्कुल से पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम तो कंडक्ट करता ही करता है। एंड स्टेटरी अथॉरिटीज़ के अंदर जो इशूज़ होते हैं कंपटीशन रिलेटेड मैटर्स, उसको भी ये देखता है, ओपिनियन देता है कि क्या करना चाहिए। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैन नो इट इज़ अ स्टेटूटरी बॉडी। भाई ये क्या है कि स्टेटूटरी बॉडी है। कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 से इसको इन बनाया गया था। इट इज़ अ स्टेटूटरी बॉडी। इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 से बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डाउन प्लेस द सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर यंगर लर्नर्स। क्या पहला स्टेटमेंट सही है भाई? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है ना, लोगों को लगे कि ये सही है, बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज जो नेशनल पॉलिसी 2020 का है ना, इट हाईलाइट्स द कॉग्निटिव डाउन प्लेस बोल रहा है। डाउन प्ले मतलब कमज़ोर किया था क्या, है ना, ये कमज़ोर किया क्या सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म ऑफ यंग लर्नर्स? नो, इसको बेनिफिट किया, स्पेशली व्हेन मल्टीपल लैंग्वेज है ना, बचपन से ही आप दे दोगे तो वो अच्छे से सीखता है बच्चा। ठीक है ना, डाउन प्लेस नहीं हुआ है, उसको बढ़ावा दिया है भाई, कि बचपन से उसको हम लोग अगर मल्टीलिंगुअलिज्म सिखा देते हैं तो उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है ये। तो फर्स्ट अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो हमारे पास आंसर क्या होता है? डी। कि ये 2+1 का फॉर्म कॉन्सेप्ट लाता है ना। एक तो मदर टंग होगा, एक अंग्रेजी और एक कोई सा और। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई सिगरेट इज़ करेक्ट। हमको बात सी करनी है ई सिगरेट की। जो ई सिगरेट है उसके बारे में हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, ई सिगरेट कैन बी यूज टू डिलीवर ड्रग्स अदर देन निकोटीन इंक्लूडिंग मारूजुआना। बिल्कुल सही है ना। जैसे नॉर्मल सिगरेट में क्या होता है, नॉर्मल सिगरेट के अंदर क्या होता है भाई, निकोटीन भरा होता है, लेकिन ई सिगरेट में हम कोई और दवाई जो कि इनहेलेशनल रूट से हम देना चाहें उसको दे सकते हैं। जैसे कि हम मारूजुआना ना है इसके अंदर सिगरेट में और कोई दवाई रहे तो उसको हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW की बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं भाई। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टास्क विद प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग वुमेन राइट्स इन इंडिया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी भाई, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज इसको लाया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट से, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मैं यही बार बोल रहा हूँ कि यही गलती होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल था कि स्टेट्यूटरी था, वही गलती होती है। तो अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, एससीज एंड ओबीसीज, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। जो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो स्टेट्यूटरी बॉडी है ना। इसको बनाया कब गया था भाई, है ना, इसको बनाया गया था नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स एक्ट से, ओके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1992 के अंदर इसको बनाया गया था। एंड NCW इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू राइट्स, है ना। NCW रेस्पॉन्सिबल है क्या, फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट इज रिलेटेड टू वुमेन राइट्स। नहीं भाई, ये नियम नहीं बनाता है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ये जो हमारे पास उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आते हैं ना, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। इट रिसीव्स एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, इट रिसीव्स एंड इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अंदर जो भी कंप्लेन आ रहा है उसको ये दिखता है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड इट इज़ अ 4 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स। नो, ये कितने मेंबर बॉडी है भाई, हाँ, ये कितने मेंबर बॉडी है यहाँ पे। इसके अंदर हमारे पास एक चेयरपर्सन होता है, 1 चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक सेक्रेटरी भी होता है ना। सो ये इनकरेक्ट है कि भाई हमारे पास ये 4 मेंबर बॉडीज़ है, वो गलत बोल रहा है। तो हमारे पास करेक्ट पूछा, तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, नन। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीप फेक। डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है डीप फेक, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉर्फिंग होती है भाई। मतलब डीप फेक मतलब कोई फ़ोटो आप फेक फ़ोटो बना सकते हो, और फोटोशॉप क्या है तो आप समझ आते हो यहाँ एडिट हुआ, लेकिन डीप फेक में उतना समझ नहीं आता भाई। इट इन्वॉल्व्स स्वैपिंग अ पर्सन लाइकलीनेस इन एन इमेज और वीडियो विदाउट अनदर पर्सन, है ना, बिल्कुल सही है। एक पर्सन जो लाइकलीनेस है उसको दूसरे के ऊपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ओके, बिल्कुल सही बात है भाई, ओके। एंड द टर्म डीप फेक वाज फर्स्ट कॉइन, है ना, फर्स्ट कॉइन ऑन रेडिट इन 2017 फॉर शेयरिंग ओपन सोर्स फेस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। बिल्कुल से रेडिट के अंदर ओपन सोर्स फेस स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड डीप फेक आर ओनली यूज फॉर नेगेटिव पर्पस एंड नो बेनिफिशियल यूज़। नो भाई, इसके बेनिफिशियल यूजेस भी हैं, लाइक मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, गलत से आएगा। एंड इट इन्वॉल्व स्वैप, जैसे एक पर्सन है, किसी एक आदमी का फोटो है, चेहरा ये है, इसको स्वैप कर दिया, दूसरे आदमी का चेहरा है, इसको स्वैप कर दिया। स्वैप मतलब चेंज कर दिया, तो इसके लिए डीप फेक का इस्तेमाल होता है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ। हमसे पूछा तो ओनली 2 इज करेक्ट, 99 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। हमको बात किसी करनी है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करनी है इन इंडिया। बेलेबल ऑफेंसेस आर पनिशेबल बाय डेथ, है ना भाई। देखो जो बेलेब होगा उसमें उतना हीनियस क्राइम नहीं होगा, इसलिए तो बेल दिया जा रहा है। सो बेलेबल ऑफेंस आर पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वाइल नॉन बेलेबल ऑफेंस कैरी अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 5 ईयर। उल्टा बोल रहा है भाई, है ना। जो बेलेबल है वो तो हीनियस क्राइम, जो संज्ञेय अपराध के लिए बेलेबल थोड़ी नहीं देंगे यार, है ना। जो संज्ञेय अपराध उसके लिए नॉन बेलेबल होगा। सो 100 का ये हो जाएगा, है ना। एंड बेलेबल ऑफेंस अलाउ द एक्यूज टू क्लेम रिलीज, बेलेबल ऑफेंस अलाउ द एक्यूज टू क्लेम रिलीज ऑन बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, वाइल नॉन बेलेबल ऑफेंस बेल इज एट कोर्ट डिस्क्रिशन। क्या ये सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। एंड बेलेबल ऑफेंस आर मोर सीरियस इन नेचर। नो, बेलेबल ऑफेंस लेस सीरियस होते हैं। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट इज ओनली 1, आंसर हो जाएगा 100 का सी। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लुडविगा पेरुविनियाना, है ना, लुडविगा पेरुवियाना इज करेक्ट। लुडविगा पेरुवियाना की बात करनी है। इट इज़ अ नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया, है ना। नाम से समझ आ रहा है भाई, लुडविगा पेरुवियाना इज़ नॉट अ नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या ये नेटिव प्लांट लग रहा है नाम से, हैं, ये नेटिव प्लांट लग रहा है, नाम से नहीं लग रहा है भाई। कहाँ का प्लांट है, तो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का प्लांट है ये,
is a plant of South and Central America, and it has pale pink flower and grow up to 12 feet in height. हैं, क्या ये सही है भाई? पेल पिंक फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर? नो, इसके अंदर पेल पिंक फ्लावर नहीं होते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर ये ग्रो करता है ना। एंड इट इज एन एक्वेटिक प्लांट एंड इन्वेजिव स्पीसीज कॉजिंग डैमेज टू मार्शलैंड। बिल्कुल सही है, इसलिए तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो ये नेटिव नहीं है भाई इंडिया का। लेकिन रुको रुको रुको, इन्वेजिव स्पीसीज कॉजिंग डैमेज टू मार्शलैंड है, एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन तमिलनाडु इन इंडिया। हमसे क्या बोला गया? तमिलनाडु में पाया था सिर्फ और सिर्फ। ये एक्सट्रीम वर्ड है भाई, है ना। और इसका एक पिंक फ्लावर नहीं होता है भाई, इसका येलो कलर का फ्लावर होता है। इसका क्या होता है? येलो कलर का फ्लावर होता है ना। ये तमिलनाडु में पाया था, केरला में पाया था है। तीनों इनके रहे। बचा क्या भाई? सी, एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि इन्वेजिव होता है और वो मार्शलैंड को डैमेज कर रहा है। ओके, क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन 102 क्या है भाई? Which of the following is the main responsibility of centralized aviation security control central? जो centralized aviation security control center है उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन, जिससे क्रैशेस ना हो उसके लिए सेंट्रलाइज्ड एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है। द टर्म टेलीमानस, बहुत बार न्यूज़ में देखने को मिला भाई, है ना। टेलीमानस समटाइम सीन इन द न्यूज़, है ना। इस टेलीमानस क्या है भाई? टेलीमानस क्या है? हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है क्या ये? बिल्कुल सही है, एक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है। टेली मेंटल हेल्थ एंड प्रोग्राम, मतलब दिमागी बीमारी जो है उसको देखने के लिए यहाँ पर बेस बनाया गया है ना। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही काम करेगा। मानस इज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 104 है। विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNH एज, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात करनी है हमको। बात करनी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, BNHS की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जो BNHS है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करता है क्या? नो, इट इज़ एन NGO। ये क्या है भाई? एक NGO है जो कि बात करता है, जो काम करता है अगेंस्ट दी कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। मतलब नेचुरल कंजर्वेशन की बात करता है ये। एंड इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। बिल्कुल सही है। एंड इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई। करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 105 है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज करेक्ट, है ना। ISA की बात करनी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में बताना है हमसे। करेक्ट पूछा गया है भाई। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का? नो, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाई। बहुत सारे गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं इसके अंदर। ओके, एंड रेगुलेटिंग फिशिंग एक्टिविटी इन इंटरनेशनल वाटर, है ना। नो, ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है वो फिशिंग एक्टिविटी को नहीं देखता है भाई, है ना। ये हमारे पास जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है ना उसको देखता हुआ है ये। and it is an intergovernmental organization that oversee the exploitation and exploration of mineral resource in international seabed area। बिल्कुल सही है ना। मेराइन कंजर्वेशन की बात नहीं करता, गलत बात है। पॉल्यूशन की बात नहीं करता, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 106 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। PMLA की बात करनी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMLA इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंट ब्लैक मनी जनरेशन। PMLA का मेन काम क्या है भाई? ब्लैक मनी जनरेशन को रोकना है क्या? बिल्कुल सही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है क्या? बिल्कुल सही है। नाम ही तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रुकेगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग से ही तो ब्लैक मनी जनरेट होता है, तो ब्लैक मनी को प्रिवेंट करेगा बनने में।
एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज। बिल्कुल सही है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग से है ना, आर्म स्मगलिंग से जो पैसे जनरेट हो रहे हैं उसको कन्फिस्टिकेट करता है भाई पीएमएलए। बिल्कुल सही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंस अंडर पीएमएलए। बिल्कुल सही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है भाई इसके जो ऑफेंसेस होते हैं पीएमएलए के अंदर उसको। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तीनों है, आंसर हो जाएगा 106 का सी। 107 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रैंसमवेयर वायरस अकीरा। इंटरनेशनल रैंसमवेयर वायरस है भाई अकीरा, इसके बारे में बताना है, जो कि न्यूज़ में था ना, जुलाई 2023 करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो उस समय ये न्यूज़ में था। अकीरा क्या करता है बे, अकीरा क्या करता है ना, इट स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एनक्रिप्ट डाटा फॉर एक्सटॉर्शन। क्या ये सही है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये ले लेता है भाई, बिल्कुल सही है। और जनरली ये विंडोज़ एंड लिनक्स सिस्टम को ये काम टारगेट करता है, ये भी सही है। एंड इट कंडक्ट ओनली सिंगल एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट, नो नो नो, सिंगल के साथ साथ 2-3 अटेम्प्ट भी करता है भाई, है ना। इट इज़ अ डबल एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट कंडक्ट करता है टू फोर्स विक्टिम इनटू पेइंग। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इज करेक्ट। एनआईए की बात करनी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करनी है। एनआईए से लिए हमारे पास करेक्ट क्या है, एनआईए वॉज एस्टेब्लाइज इन 2008 टू इन्वेस्टिगेट ओनली टेरर। देखो एक्सट्रीम वर्ड है भाई, ओनली टेरर रिलेटेड केसेस रिलेटेड टू मुंबई टेरर अटैक, नो 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 नो, है ना। ये टेरर रिलेटेड केसेस के साथ मनी लॉन्ड्रिंग कभी कभी देख लेता है। एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट टेरर केसेस अक्रॉस द कंट्री विदाउट रिक्वायरिंग परमिशन फ्रॉम द स्टेट, बिल्कुल सही है। सीबीआई को परमिशन की जरूरत पड़ती है बट एनआईए को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती भाई। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट तो पूछा है। एनआईए इज अ रीजनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी रिलेटेड ऑफेंस, नो 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 भाई, हर तरह का ऑफेंस ले सकता है। एनआईए किसके अंदर फंक्शन करता है यार, एनआईए फंक्शन अंदर डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है क्या, नो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल नदी के ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हमारे पास, बिकॉज जोंक जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है ना। जोंक जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है। कूनो नेशनल पार्क जो है वो कूनो नदी के बगल में है, इसीलिए तो नाम दिया कूनो नेशनल पार्क। बानस भी है ना चंबल की ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं भाई चंबल की और महानदी के ट्रिब्यूटरीज। तो चंबल नदी में हमारे पास बानस रिवर जुड़ता है, कूनो रिवर है भाई हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन जो जोंक है वो हमारे पास किसका ट्रिब्यूटरी है यार, वो ट्रिब्यूटरी है महानदी का। तो ये हमारे पास महानदी की ट्रिब्यूटरीज हो गए भाई। इब नदी ट्रिब्यूटरी है, ये हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, इब है ना, मांड, हसदेव, जहाँ पे हसदेव के जंगल है ना। उसके बाद महानदी तो नदी हो गई मेन। शिवनाथ एक ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, तो इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। शिवनाथ इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जोंक इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। तो ये है एक ओआंग है, ओआंग भी हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तेल भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो ये हमारे पास जोंक हमारे पास ऑप्शन में था, जोंक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी एंड नॉट चंबल, ओके। सो शिप्रा, बानस एंड कूनो ये सब ट्रिब्यूटरीज है चंबल के। जोंक जो ट्रिब्यूटरी है वो है महानदी का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस। हमको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताना है। इट इज कस्ड बाय अ वायरस, नो, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के द्वारा कस किया जाता है, बैसिलस tuberculosis, and TB affect mainly the liver and no, it affect the lungs, and it is a major contributor of antimicrobial resistance, बिल्कुल सही बात है यार, एक मेजर कंट्रीब्यूटर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, नॉट बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 110 का क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है। क्वेश्चन 111 है, विच द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं आसियान के, आसियान के कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके बारे में हमको बताना है
क्या म्यांमार मेंबर है भाई आसियान का? नहीं है, म्यांमार इज़ नॉट दी मेंबर। इंडोनेशिया मेंबर है क्या? नहीं है भाई। मलेशिया है क्या? नहीं है भाई। मलेशिया है, जापान नहीं है ना। साउथ कोरिया है क्या? साउथ कोरिया नहीं है। पहले वाले में सिंगापुर नहीं है, दूसरे वाले में साउथ कोरिया नहीं है, तीसरे वाले में जापान नहीं है, चौथे वाले में वियतनाम, कंबोडिया, लाओसियस, ये तीनों के तीनों मेंबर्स हैं आसियान के। क्वेश्चन नंबर 112 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। हमको बात करनी है सेंडाई फ्रेमवर्क की। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड इट इज़ अ सक्सेसर टू द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है ना। क्या ये सक्सेसर है भाई पेरिस क्लाइमेट चेंज का? नो, इट इज़ नॉट अ सक्सेसर यार, ठीक है। सो हमारे पास 112 का आंसर पूछा गया है ना। ये यूएन जनरल असेंबली में ये लिया गया था इसको, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, है ना। ये किसके लिए बात करता है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए बात करता है। ओके, ओनली वाले स्टेटमेंट्स तो गलत होते ही होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हैव कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एशियाटिक चीता। हमको बात करनी है एशियाटिक चीता की एंड इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। याद रखना, चीता में बात करने से पहले ये समझ लेना कि एशियाटिक पूछा है कि अफ्रीकन पूछा है। जो एशियाटिक चीता है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं भाई, बिल्कुल सही है। एंड वो कहाँ पाए जाते हैं? 30 से 40 हैं, वो ईरान के अंदर ही पाए जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज चूजन फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक चीता। नो, हमने अफ्रीकन चीता डाला है भाई, अफ्रीकन चीता डाला है, एशियाटिक चीता नहीं डाला है कूनो नेशनल पार्क के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है 114 है विद रेफरेंस टू PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करनी है। PSLV कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PSLV हैज़ बीन यूटिलाइज टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू बोथ जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या PSLV से हमने दोनों जगह पे हमने लॉन्च किए हैं सैटेलाइट्स, जियो सिंक्रोनस के अंदर भी एंड जियो स्टेशनरी के अंदर भी। जियो स्टेशनरी जो है वो जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल कंडीशन होता है जहाँ पे एक अर्थ को इक्वेटर के पैरेलल होता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। And PSLV multi payload adapter enable it to place multiple payload into orbit। बिल्कुल सही है यार। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। PSLV बहुत सारे पेलोड को एक साथ डाल सकता है ऑर्बिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद इजराइल। इनमें से कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता इसराइल के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सपोज ये इसराइल है ना, ये इसराइल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है? लेबनान है। इधर की तरफ क्या है? सीरिया है ना। इराक इधर है भाई, इराक इधर है। एंड नीचे की तरफ क्या है? इजिप्ट। तो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान के साथ शेयर करता है, सीरिया के साथ शेयर करता है, बट इराक के साथ जो इसराइल है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। हमको बात करनी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि 2002 में आया था। दी एक्ट एम टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर, जिस समय तेरा बर्थ हुआ तो उस समय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था। एंड दी एक्ट एम टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर फेयर यूजेज ऑफ इट्स रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है यार। ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, है ना। इसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल होते हैं कि नॉन बेलेबल होते हैं? भाई नॉन बेलेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड ग्रीवांस रिलेटेड टू बेनिफिट शेयरिंग कैन बी टेकन टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, है ना। इसके बेनिफिट शेयरिंग के बारे में जो भी ग्रीवांसेस होंगे, जो भी दिक्कतें होगी, उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, NGT के अंदर इसको ले जाएगा। और NGT जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर बना है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोवर्धन स्कीम। हमको बात किसकी करनी है? गोवर्धन स्कीम की बात करनी है। इट एम टू कन्वर्ट कैटल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट बायोगैस एंड बायोफ्यूल। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो गोबर है उसको क्या कर रहा है यार? ये हमारे पास गैस में कन्वर्ट कर रहा है ना, फर्टिलाइजर्स के अंदर कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। एंड द स्कीम हैज़ क्रिएटेड रूरल लाइवलीहुड एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन विद फंक्शनल बायोगैस प्लांट। बिल्कुल सही है, लोगों को दिनचर्या अच्छा बनाया है भाई रूरल एरियाज़ में, है ना। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हमसे पास दोनों हो जाएगा आंसर। सॉरी, इनकरेक्ट पूछा गया, याद रखना भाई क्या पूछा गया, अभी गलत था ना। इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? डी।
क्वेश्चन नंबर 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ गिग वर्कर। इनमें से किसको गिग वर्कर बोलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। गिग वर्कर आर पीपल हु वर्क फुल टाइम फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर एंड हैव अ फिक्स सैलरी। यार गिग वर्कर का फिक्स सैलरी होता है क्या? नहीं होता। गिग वर्कर आर दोज हु एंगेज इन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्टैंडर्ड वर्क अरेंजमेंट। बिल्कुल सही। जैसे कि जोमेटो स्विगी वाले जो हैं, है ना, फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी करते हैं, वो सब गिग वर्कर हैं भाई, वो स्टैंडर्ड वर्क के अंदर नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फुल रिजर्व बैंकिंग। हमको बात किसकी करनी है? फुल रिजर्व बैंकिंग की बात करनी है ना। इट रिक्वायर्स बैंक टू होल्ड ऑल कस्टमर्स डिमांड डिपॉजिट इन देयर वॉल्ट एट ऑल टाइम्स। ओके, इट रिक्वायर्स बैंक टू होल्ड ऑल कस्टमर डिमांड डिपॉजिट इन देयर वॉल्ट एट ऑल टाइम। जो फुल बैंकिंग रिजर्व है वो क्या करता है? जितने भी लोगों का डिमांड डिपॉजिट है उसको एक ही बार में रख लेने की बात करता है क्या? ये बिल्कुल सही है, इसलिए तो बनाया गया फुल रिजर्व बैंकिंग एक ही साथ। अंडर फुल रिजर्व बैंकिंग बैंक्स एक्ट एज कस्टोडियन टू डिपॉजिटर्स मनी एंड चार्ज अ फी फॉर सेफ कीपिंग। बिल्कुल सही है, जब लोगों का पैसा रखने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ पैसा चार्ज करते हैं। ये कस्टोडियन की जैसे काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रयान 3 मिशन। हमको बात करनी है चंद्रयान 3 की। इट एम टू एक्सप्लोर दी साउथ पोल ऑफ द मून। बिल्कुल सही बात है, साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की बात करता है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। ये भी सही है भाई। एंड चंद्रयान 3 विल फोकस ऑन स्टडिंग लूनर क्वेक्स, है ना, वहाँ के अंदर जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उसको स्टडी करेगा। ये वहाँ के जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करेगा, वहाँ के अंदर जो प्लाज्मा चेंजेस आ रहे हैं उसको देखेगा, केमिकल कंपोजिशन क्या है मून के अंदर उसको देखेगा। तो ये तीनों के तीनों सही है। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 121 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की बात करनी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करनी है। आईएमएफ रिसोर्स मेनली कम्स फ्रॉम कैपिटल सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर कंट्रीज व्हेन दे बिकेम अ मेंबर। बिल्कुल सही है। आईएमएफ का मेन जो पैसा है वो कहाँ से आता है भाई? आईएमएफ का जो मेन पैसा है वो तब आता है जब जो लोग उसके मेंबर बनते हैं तो उसमें पैसा जमा करते हैं। It monitor global economic development, conduct regular health checkup of member country policy and advise a policy adjustment। बिल्कुल सही बात है यार। And it provide emergency loan to member countries, है ना, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स और क्राइसिस फेस कर रहे हैं उनको एक इमरजेंसी लोन भी देता है आईएमएफ। तीनों सही है भाई हमारे पास। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 122 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एसएलआर। एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएलआर मतलब एसएलआर एस से हो जाता है सेल्फ। एसएलआर में पैसा खुद के पास रखना पड़ता है, सेल्फ, है ना, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर खुद के पास रखना पड़ता है सेल्फ। एस से सेल्फ, एस से एसएलआर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एसएलआर में कन्फ्यूजन होता है और सीआरआर में कन्फ्यूजन होता है। सीआरआर मतलब सबको पता है, सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है जो पैसा, उसको बोलते हैं। ठीक है। एसएलआर इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही बात है। दी एसएलआर इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया। एसएलआर को कौन फिक्स करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है क्या? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है क्या एसएलआर को? बिल्कुल सही बात है क्या? सॉरी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज सही है, मैक्सिमम परसेंटेज नहीं है भाई, मिनिमम कम से कम कितना पैसा रख सके, तो यही गलती होता है। इट इज़ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जितना बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। इट इज़ नॉट मैक्सिमम, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड एसएलआर को फिक्स कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। एंड द पेनल्टी फॉर अ बैंक फेलिंग टू मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड एसएलआर इज 3% अबव द बैंक रेट ऑन द डेफिशिट अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। बिल्कुल सही बात है। जितना कम है उस पर बैंक रेट, है ना, बैंक रेट जिस पे बैंक लोन देता है आपस में एक दूसरे को उस रेट पे चार्ज करता है एसएलआर 3% ऑफ दैट पॉइंट, जितना वो कम पड़ रहा है उतना से। तो इनकट हमसे पूछा, तो यहाँ पे इनकट क्या है भाई? ओनली वन इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 122 का सी। ओके, 123 का देखते हैं क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट अचीव 100% डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मैनुअल स्केवेंजिंग इन ऑल देयर डिस्ट्रिक्ट, है ना। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे अभी तक मैनुअल स्केवेंजिंग फ्री नहीं हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ठीक है, तो कौन सा स्टेट है भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी मैनुअल स्केवेंजिंग से फ्री नहीं हुआ है।
है ना, वो स्टेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है इसने। बाकी सब ने, बिहार ने डिक्लेयर कर दिया, राजस्थान ने डिक्लेयर कर दिया, तमिलनाडु ने डिक्लेयर कर दिया, बट आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर नहीं किया है। क्वेश्चन 124 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इट एस्टेब्लिश एन एडवाइजरी कमिटी टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्या ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है एक एडवाइजरी कमेटी बनाता है क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। एंड द एक्ट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू द फॉरेस्ट लैंड विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत बात है यार। ये जो एक्ट है वो रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट को कि आप बिना स्टेट के, सेंटर के परमिशन के आप नियम नहीं बना सकते भाई फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 ये बोलता है। एंड इट एम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करता है ये। करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 2 आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो टफ करने के लिए ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देता है। जनरली आंसर ऑप्शन 1 में क्या होगा? ओनली 1, ऑप्शन 2 में ओनली 3, मतलब ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 और नॉन, ऐसा होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया गया, ऑल 3 को पहला कर दिया गया, ओनली 1 को सेकंड कर दिया गया, नन को सी कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकते हैं। तो उसको देखो यूपीएससी को क्या सोचने को मजबूर किया जाता है। यूपीएससी कल क्या सोचेगी उसको टेस्ट सीरीज में आज ही देख लिया जाता है कि कैसे वो सोच सकती है और क्या वो कला कर सकती है। तो उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। वही तो है भाई, यही तो डिफरेंस है। टेस्ट सीरीज बनाने का क्या फ़ायदा है, यही तो है कि आप पहले से सोच सकते हो कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं, कैसे घुमाया जा सकता है। ऐसा डिज़ाइन जो इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने तो पहले ही जब टेस्ट सीरीज वाले देते थे पहले से ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच इंडियन स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ मैनग्रूव सेल। ठीक है, मैनग्रूव सेल किस स्टेट में बनाने की बात की गई है भाई? मैनग्रूव कंजर्वेशन के लिए कौन से स्टेट ने इसको अनाउंस किया है? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, मैनग्रूव सेल बनाने की बात की है बिकॉज वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे पास देखते हैं हम मैनग्रूव्स में सुंदरबन हैं यार, दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रूव्स हैं। तो तुक्का भी लगाओ तो वेस्ट बंगाल लगाना। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सर्कुलर इकोनॉमी। हम क्या बताना है भाई? सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बताना है। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में ट्रू बताना है। द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल प्रमोट्स अ टेक मेक कंज्यूम थ्रो अवे पैटर्न है। टेक मेक कंज्यूम एंड थ्रो अवे, कैसे फेंक दोगे भाई? फेंकना नहीं है भाई, उसको फिर से इस्तेमाल करना है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिसाइकलिंग मटेरियल टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। आप उसको ले रहे हो, उसको फिर से कंज्यूम कर रहे हो, उसको फिर से कंज्यूम कर रहे हो, उसको फिर से कंज्यूम कर रहे हो, उसके एक्सटेंड कर रहे हो लाइफ, है ना। रिसाइकलिंग इज नॉट द पार्ट बोल रहे, गलत बात है भाई। एंड द सर्कुलर इकोनॉमी रिलाइज ऑन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू यूज मटेरियल। नो नो, सिंपल मटेरियल पे ये रिलाई करता है यार। क्वेश्चन नंबर 127 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है, जब तक किसी फिल्म को ये सर्टिफिकेट ना दे वो फिल्म पब्लिक पर्पस पे शो नहीं किया जा सकता, है ना। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसलिए हमसे पूछा गया है। सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 के बारे में बात करना है एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में बात करना है। जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है 1952 का इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग फिल्म फॉर पब्लिक कंजम्पशन इन सिनेमा हॉल एंड अदर पब्लिक व्यूइंग्स। बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है यार। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हैज़ 9 रीजन ऑफिस दैट क्लासीफाई फिल्म एंड रिकमेंड मॉडिफिकेशन एंड कट बिफोर देयर रिलीज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है यार। And CBFC follow a 3-step procedure involving regional members and government appointed advisory panel to determine film classification and revision। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। PLI स्कीम की बात करनी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात करनी है। नाम समझ आ रहा है यार, प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है इंसेंटिव। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। सो यही है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। द स्कीम एनकरेज ओनली, एक्सट्रीम वर्ड है, गलत। PLI ऑफर्स इंसेंटिव बेस्ड ऑन द टोटल सेल। सेल के ऊपर नहीं डिपेंड करता यार ये, है ना। लगे लोगों को गलत है भाई, है ना। PLI ऑफर इंसेंटिव बेस्ड ऑन टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट। बिल्कुल सही बात है। एंड स्कीम डज नॉट एम टू रिड्यूस कंट्रीज रिलायंस ऑन इम्पोर्ट। नो, ये बात करता है कि भाई हम जब जो इंडिजीनियस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको जब हम उसको पैसा देंगे, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो हम जो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम होगा। एंड ऑल्सो PLI डज नॉट प्रमोट एक्सपांसन ऑफ एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। गलत बात है भाई, ये प्रमोट करना चाहता है उसको। सो ये गलत हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन 129 है, दो गोदावरन जजमेंट जो था,
है ना 1996 का, जिसने एक्सटेंड किया था जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का उसको, तो उसके बारे में हमको बताना है भाई, है ना। एक्सटेंड तो किया था लेकिन एक्सटेंड कहाँ तक किया था ये हमसे पूछा गया है। इन ऑल एरियाज, है ना, उसने क्या किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सारे के सारे एरियाज में लगा दिया, है ना, चाहे वो लीगल नोटिफिकेशन के अंदर आते हों चाहे नहीं आते हों, जिसके अंदर भी जहाँ भी पेड़ है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है। ऐसा किसने बोला, गोदावरम जजमेंट ने बोला 1996 के अंदर, ठीक है। जहाँ पे वहाँ पे पेड़ वहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 130 है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनजीटी, बहुत ज़्यादा न्यू इंपॉर्टेंट है भाई। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ कमीशन। सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन में एनजीटी बना था क्या भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है यार। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर ये बना था। एंड एनजीटी हैज़ द पावर टू ग्रांट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन एंड डैमेज टू अफेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। एंड एनजीटी हैज़ jurisdiction over criminal cases related to environmental offense, no, ये सिर्फ और सिर्फ डील कर सकता है विद द सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस, है ना, ये ओनली सिविल केसेस के साथ डील करता है नॉट क्रिमिनल केसेस। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, ओनली वन इज इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन 131 है, विथ रेफरेंस टू दी सेमीकॉन इंडिया 2023 इवेंट, ठीक है ना, सेमीकॉन इंडिया 2023 इवेंट हुआ था, उसके अंदर हमारे पास बताना है उसके बारे में इनकरेक्ट, उसके बारे में क्या बताना है भाई, इनकरेक्ट। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन पार्टनरशिप विथ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, किसके साथ बनाया गया था इसको, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मिलकर सेमीकंडक्टर मिशन के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया था। सेमीकॉन इंडिया 2023 इवेंट है एक, and the event aimed to promote India as a global hub for semiconductor design, manufacturing and technology development, बिल्कुल सही बात है। हमसे इनकरेक्ट पूछा, याद रखना भाई क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। हमको बात करनी है नेशनल नर्सरी एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल की। इट फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड इन द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशन, बिल्कुल सही है, वहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन रखने की बात करता है ये। एंड द बिल प्रपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल नर्सरी एंड मिडवाइफरी कमीशन, बिल्कुल सही है। एंड इट एम टू रिपील द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट ऑफ 1947, बिल्कुल सही बात है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं यार, ओके, है ना। ये जो नेशनल मिडवाइफरी कमीशन है ये रेगुलेट करता है उनके रिगार्डिंग जो उनका जो एजुकेशन है उसको भी, और उनमें जो सर्विसिंग आती है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंदर उसको भी ये रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 133 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। एफसीआई की बात करनी है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। इट इज एस्टेब्लिश्ड एवरी 5 ईयर अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर 5 साल में ऑर्गेनाइज होता है क्या ये, हर 5 साल में ऑर्गेनाइज होता है क्या ये, हाँ बिल्कुल सही है यार, हर 5 साल में ऑर्गेनाइज होता है। आर्टिकल 280 डील्स विद फाइनेंस कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, बिल्कुल सही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना सारा टैक्स मिलता है उसको किसको कितना देना है ये कौन डिसाइड करता है भाई, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। एंड ये रिकमेंड करता है बस, है ना, रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग बोला, नो दिस आर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को मान भी सकती है और नहीं भी बात मान सकती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 133 का आंसर हो जाएगा बी। 134 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO की बात करनी है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। क्या ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी का पार्ट नहीं है भाई, हाँ क्या ये इसका पार्ट नहीं है, नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। And WMO support national meteorological and hydrological service in disaster risk reduction, climate change eruption and sustainable development, बिल्कुल सही है। And it has released the state of the global climate report 2022, बिल्कुल सही बात है यार। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 को किसने रिलीज़ किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया। हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, ओनली 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पे 2 and 3 इज़ करेक्ट, ओके।
क्वेश्चन 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी ग्रैप। ग्रैप मतलब क्या है भाई, ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करनी है। ग्रैप के लिए क्या सही है ना। दिल्ली के रेफरेंस में ये न्यूज़ में था यार, है ना। ग्रैप इज एन इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म दैट इज बेस्ड ऑन AQI लेवल टू एड्रेस डिटेरियोरेटिंग एयर कंडीशन। जो दिल्ली में, जो दिल्ली NCR रीजन में जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना, उसमें क्या क्या रेस्पॉन्स लेंगे तुरंत उसके बारे में बात करता है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल पे ध्यान देते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात करता है। 136 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वर्ल्ड कॉइन। हमको वर्ल्ड कॉइन की बात करनी है। इट क्रिएट फिजिकल नेटवर्क फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिजिटल इकोनॉमी। वर्ल्ड कॉइन क्या करता है, फिजिकल हमारे पास ये बात करता है टू ब्रिंग व्हाट, एक फिजिकल नेटवर्क बनाने की बात करता है क्या वर्ल्ड कॉइन? नो, एक डिजिटल नेटवर्क बनाने की बात करता है, नॉट फिजिकल, डिजिटल। Orb device collect iris pattern for biometric data and issue world IDs through world ऐप, है ना, बिल्कुल सही है यार। इट एम टू क्रिएट एन इंक्लूसिव नेटवर्क फॉर ग्लोबल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करेक्ट बताना है भाई। और करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट क्या है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यार यहाँ पे। ओके, तो ये फोर्थ वाला जो हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, इंक्लूसिव नेटवर्क बता रहा है, सॉरी एक्सक्लूसिव बोल रहा है, नो, ये बात करता है टू मेक अ इंक्लूसिव डिजिटल नेटवर्क, नॉट एक्सक्लूसिव, है ना। एक इंक्लूसिव डिजिटल नेटवर्क बनाने की बात करता है, ठीक है। सो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है भाई, कॉइन में आई आ रहा है तो यहाँ पे इंक्लूसिव नेटवर्क बनाने की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि घुमाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है अपने को, है ना। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है भाई, ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है ना। ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन 138 है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड इन इंडियन ओशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आइलैंड्स को हमको अरेंज करना है इंडियन ओशन के अंदर, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। सो इसका भी हम लोग देख लेते हैं मैप। तो ये हमारे पास आइलैंड्स हो गए भाई, यहाँ पे हमारे पास मालदीव्स हो गए, यहाँ पे हमारे पास ये मालदीव्स हो गया, है ना, ये रियूनियन आइलैंड हो गया, ये सीशल्स हो गया, ये मॉरिशस हो गया। तो ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो मालदीव पहले आ रहा है, फिर सीशल्स आ रहा है, फिर मॉरिशस आ रहा है, फिर रियूनियन आता है। MSMR, महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज़ोर से गेंद को मार, ठीक है। तो ये हो गया मालदीव, साइशल्स, है ना, और उसमें मॉरिशस एंड रियूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से साउथ हम अरेंज कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी मार, गेंद को बहुत ज़ोर से मार, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आइलैंड का सीक्वेंस हो जाएगा। और वहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था भाई, कोकोस आइलैंड नहीं था, तो ये कोकोस आइलैंड हो गया। कोकोस देखो, ये मालदीव्स है, ये साइसिल्स है, ये कोकोस है, फिर मॉरिशियस है, फिर रियूनियन है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले मालदीव्स आएगा, फिर साइसिल्स आएगा, उसके बाद कोकोस आएगा, उसके बाद मॉरिशियस आएगा, उसके बाद हमारे पास रियूनियन आएगा। तो रियूनियन नीचे में, ठीक है। तो सबसे ऊपर में हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले मालदीव्स था, फिर तो ठीक लिखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी मार, गेंद को मार, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरिशियस सबसे ऊपर में, मालदीव्स आता था, फिर साइसिल्स आता था, ठीक है। साइसिल्स सबसे ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ में। साइसिल्स के बाद मॉरिशियस और रियूनियन साथ साथ हैं यहीं पे आसपास, लेकिन साइसिल्स के बाद क्या आ जाएगा, कोकोस आइलैंड आ जाएगा। कोकोस के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास मॉरिशियस ऊपर में है, और उसके बाद रियूनियन है। तो आंसर हो जाएगा 1324, आंसर हो जाएगा 1324 करेक्ट, ठीक है। बिकॉज अगर हम इसको लोकेट करें कुछ, ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ हमारे पास, है ना, अगर लोकेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सपोज ये हमारे पास मॉरिशियस हो गया। ऑप्शन में मॉरिशियस नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन से मॉरिशियस नहीं दिया है क्या, ठीक है। तो सबसे ऊपर में मालदीव्स होते हैं भाई हमारे पास, सपोज यहाँ पे मालदीव हो गया, है ना, मालदीव है, फिर यहाँ पे साइसिल्स है कुछ आसपास, फिर यहाँ पे कोकोस आइलैंड है, फिर यहाँ पे हमारे पास मॉरिशियस है,
और इसके इधर नीचे में रीयूनियन है। तो इस प्रकार से हमारे पास बिखरा हुआ है ये, ठीक है, मतलब मॉरिशस और रीयूनियन पास पास में है यार, ठीक है। तो ये हो गया 138। 139 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में बात करनी है। कंसिडर दी फॉलोइंग, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इट क्लासीफाइज फिल्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन एज रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही है। एडल्ट मतलब 18+ लोग ही दे सकते हैं, है ना। रेस्ट्रिक्टेड या फिर अडल्ट है ना, वो होता है एक, है ना। अनरेस्ट्रिक्टेड होता है एक, और फॉर सम पर्सन एक, कुछ लोगों के लिए ही होता है एक, है ना, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड टू सम वन, ठीक है। सो ये 4 कैटेगरीज में ये क्लासीफाई करता है हमारे पास CBFC। एंड इट अपॉइंट्स मेंबर टू रिव्यू एंड क्लासीफाई फिल्म्स, बिल्कुल सही बात है। एंड इट रेगुलेट पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म इन इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। हो अपॉइंट दी मेंबर बोल रहे हैं, नो, CBFC जो है वो अपॉइंट नहीं करता, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपॉइंट करती है ना। CBFC में जो मेंबर है इसको अपॉइंट कौन करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको अपॉइंट करती है। एंड इट रेगुलेट पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। हमसे इन कैट पूछा है भाई, इन कैट क्या हो जाएगा, ओनली 1। सो 139 का आंसर क्या हो जाएगा, 139 का आंसर हो जाएगा डी, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सैम अल्माटा बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट, हमको बात किसकी करनी है, सैम अल्माटा बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट की बात करनी है हमसे। करेक्ट पूछा गया है भाई, इट एम टू बिल्ड टाइम ट्रैवलिंग मशीन, है ना। सैम अल्माटा टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाने की बात करता है क्या, नो, ये बात करता है स्कैनिंग आइरिस पैटर्न फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। यस, जो सैम अल्माटा है वो आइरिस को चेक करने की बात करता है फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो ये हमने जुलाई 2023 के क्वेश्चंस देखे, 140 क्वेश्चंस थे। ओके।